सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधुर और आज हम बात करेंगे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में कि इसके असली रीजंस क्या क्या हैं। गवर्नमेंट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना देना है, पुलिस की ब्रुटैलिटी है या फिर आप लोग खुद हो, प्लस पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। और एक इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट है परपीचुअल पीस कि कैसे हम एक परमानेंट सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, थोड़े से हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लेंगे और प्लस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है वैल्यू क्राइसिस का, उसके साथ हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। 28 जून 1914 को यूरोप में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की असैसिनेशन कर दी जाती है, वो उसे मार दिया जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है, जिनकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, कि भाई इसके असैसिनेशन के साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। शुरुआत तो हुई वर्ल्ड वॉर 1 की, लेकिन जो टेंशंस थी यूरोप के अंदर वो पिछले 50 साल से बिल्डअप हो रही थी। दैट मीन्स यूरोप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन ए पाउडर कैग, वो बारूद के ढेर पे पहले से ही बैठा था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन ने उसको बस स्पार्क दिया था। सिमिलरली अगर हम आज जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देखें, आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट सिर्फ लास्ट 2 मंथ के इवेंट के कारण हुआ है कि सीजीआई ने कमेंट दे दिया कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ आर लाइक कॉकरोचेस और एक सीजेपी नाम की सैटिरिकल पार्टी बन गई और आज इतना बड़ा मोमेंटम डेवलप हो गया? क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी सिंपलिस्टिक है? ऐसा नहीं होता। इंडिया की सोसाइटी भी एक बारूद के ढेर पे पहले से ही बैठी थी और ये टेंशंस पिछले 8-10 सालों में बिल्डअप हो रहे थे। रीजन क्या था उन टेंशंस का? वैल्यू क्राइसिस। से फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन क्या कहती है वैल्यू क्राइसिस की? व्हेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डेविएट्स फ्रॉम वेल स्टेबलाइज्ड सोसाइटल वैल्यूज, दैट मीन्स समाज के लोग अपने ही बनाए हुए नियमों, अपनी ही बनाई वैल्यू से डेविएट हो जाते हैं, बिफर जाते हैं, और एक मेजर पोर्शन समाज को उस बात को एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, तो हम कहते हैं कि वो समाज अब वैल्यू क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समाज फ्लोरिश नहीं कर पाते। हिस्ट्री में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। से फॉर एग्जाम्पल, हम सब मानते हैं कि रेप, मर्डर या कोई भी हीनस क्राइम है, दैट इज बैड, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हम उसी कैंडिडेट को वोट दे देते हैं जिनके खिलाफ इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। क्या ये वैल्यू क्राइसिस नहीं है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि एक टेंटेड इंडिविजुअल जिसके खिलाफ ऐसे सारे मुकदमे पेंडिंग है, उसका इलेक्शन में जीतने की परसेंटेज 15.5% है, जबकि जो क्लीन कैंडिडेट है, बिल्कुल क्लीन कैंडिडेट, उसकी सिर्फ 4.4% है। तो आप बताइए क्या वैल्यू क्राइसिस नहीं है? अभी डीसीपी साहब, एक लांबा साहब, उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, बहुत गलत किया, उसके लिए कम से कम उनको सस्पेंड होना चाहिए, पर आई डाउट कि उसको क्या पता प्रमोशन ना मिल जाए। हम सबको लगा बहुत गलत किया, मीडिया में बातें भी हो रही हैं। लेकिन वहीं जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बाहर निकाला गया तो इसी समाज के लोगों ने उस बात को सेलिब्रेट किया। क्या ये वैल्यू क्राइसिस नहीं है? आप कैसे एक सिमिलर एक्ट को सिलेक्टिव अप्रोच के साथ देख सकते हो? आप दोहरे मापदंड अपना सकते हो। जब ऐसा होता है तो समाज में हिपोक्रेसी फैलती है, हिपोक्रेसी के साथ वैल्यू क्राइसिस बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हरियाणा में एक आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट था कि एक इंडिविजुअल था गया राम, जिसने 15-20 दिनों के अंदर 3-4 पार्टी बदल ली। तो लगा यार ये तो गलत बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है एमपी एमएलएज की, इनको बंद होना चाहिए। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए 1985 में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जब टीएमसी के सांसद टूटे, राघव चड्ढा पार्टी छोड़ के चला गया और उद्धव ठाकरे को तो 2 बार पीटा गया, 2 बार उसकी पार्टी तोड़ी गई, तो आज उसी समाज के लोग ये बात बोलते हैं चाणक्य नीति, मास्टर स्ट्रोक, बहुत बढ़िया किया, साम दाम दंड भेद। ऊपर चाणक्य की आत्मा फड़फड़ा रही है कि यार तुम मेरा नाम लेके कुछ भी जस्टिफाई कर देते हो। क्या ये वैल्यू क्राइसिस नहीं है? आप एक बात बताइए, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, और कितने लोग जो अभी टीवी पे देख के सपोर्ट कर रहे हैं? जब 2024 में इलेक्शन हुआ था और आपका जनप्रतिनिधि आपके पास आया था, कितनों ने आप में से पूछा था कि यार एजुकेशन के लिए क्या करोगे आप? पेपर लीक पहले ही बहुत हो रहे थे, पर पहले आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा था तो आपको फर्क नहीं पड़ता था। कितनों ने पूछा कि हेल्थ के लिए क्या करोगे, डिफेंस के लिए क्या करोगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या करोगे? आपने नहीं पूछा। आपने वोट किस नाम पे दिए? हिंदू खतरे में है, अब्दुल को टाइट करना था। अब अब्दुल को टाइट करते करते आप खुद निपट गए। यू सी, करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिकोड करना।
आप दुर्योधन से क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, कि वो कुछ मीनिंगफुल चीज लेके आएगा समाज में, आरटीए लेके आएगा? दुशासन से क्या एक्सपेक्ट करोगे यार? एक करेक्टर होता है, डिस्ट्रक्टिव करेक्टर्स कैन नेवर ब्रिंग कंस्ट्रक्शन। पर प्रॉब्लम क्या थी, जब तक दूसरे के साथ हो रहा था तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब दूसरों के मकान टूट रहे थे तो आप लोग एंजॉय कर रहे थे। अब वो घूम के लट जब खुद के सिर पे लगा तो आपने रोना धोना शुरू कर दिया कि ये वैल्यू क्राइसिस नहीं है। इससे टेंशंस बिल्डअप होती हैं, और ये वैल्यू क्राइसिस का कर्व जो होता है ना, ये जैसे वायरस मल्टीप्लाई करता है वैसा होता है। सी हियर, वायरस कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। वैल्यू क्राइसिस भी ऐसे ही है। अभी हम यहां पर हैं, यहां पर इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। टिपिंग दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट, अगर यहां से क्रॉस कर गए तो इवेंट्स आपके हाथ में नहीं रहते। अभी हम यहां पर हैं, यहां से अगर वापस आ गए तो ठीक, अगर यहां से आगे चले गए तो इस पॉइंट पे आके सोसाइटी ब्रेक हो जाती है। सोसाइटी ब्रेक हो जाएगी यहां पे। यह है इंडियन वैल्यू क्राइसिस। दिस सोसाइटी इज अंडरगोइंग सीरियस वैल्यू क्राइसिस। खैर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई यहां पर। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या हुई? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे इसको कहते हैं सामूहिक चेतना। लास्ट टाइम मैंने ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तब देखा था, जब हजारों लोग सड़कों पर आ गए। करना क्या है पता नहीं, जाना कहां है पता नहीं, डिमांड क्या है पता नहीं, लीडरलेस भीड़, लीडर कोई लीडर नहीं था, लेकिन लोग आए सड़कों पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लड़की का दर्द फील किया। दे एम्पथाइज विद हर। और जब एम्पथी के साथ एक्शन मिल जाता है तो कंपैशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ आज हो रहा है। बीच में नहीं हुआ, हाथरस का केस हुआ था, सिमिलर ब्रूटैलिटी थी, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सपोर्ट में। पर आज वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एटलीस्ट जिंदा है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है इस प्रोटेस्ट की। अदरवाइज बीच में मर चुका था। फार्मर प्रोटेस्ट जो था उसको आप इससे कंपेयर मत करिए। वो एक प्योर स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, और उसके लीडर्स थे। वो रैंडम नहीं था, वो लीडरलेस नहीं था। आपको क्या लगता है दीपके की अभी इतनी औकात है कि वो कुछ गाइड कर दे? कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से। वो बच्चों का दर्द फील कर पा रहे हैं कि वो 21 बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया, प्लस जो पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई, उसके बाद वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो एक दूसरे का दर्द लोगों ने फील किया। दैट मीन्स वो सीड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो है अभी भी, बस उस सीड को फीड करना जरूरी है ताकि वो एक बड़ा ट्री बन सके। अदरवाइज इंडिया में होता क्या कि स्पोरेडिक इवेंट्स होते हैं, 1.5-2 महीने चले, उसके बाद 10 साल का मेघनाथ वाली नींद, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होता। इस चीज को अवॉइड करना है। तो एक पॉजिटिव चीज जो हुई है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये डेवलप हुई है। दूसरा क्या है कि ह्यूमर बहुत है। जितने वीडियोस आ रहे हैं उसमें लोग एंजॉय करें, और एंजॉय करना बहुत जरूरी है। इतने बड़े प्रोटेस्ट में अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दैट इज वेरी गुड। अब बात यह आती है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि सोनम वांगचुक ये टूट जाएंगे। 25-26 दिन हो गए ना यार, बुखारे बहुत होते हैं। हालांकि जब हम जतिन दास की बात करें, तब भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने जेल के अंदर फास्ट किया था, हंगर स्ट्राइक की थी। जतिन दास, ही वाज वो शहीद हुआ था 64th डे पे। 64th, पतला सा आदमी, बिल्कुल पतला सा आदमी, 64th डे पे शहीद हुआ था वो। पर उनकी बात कुछ और थी। दोज वर द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ हाईएस्ट लेवल। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं, अग्रेसिव इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म प्लस टेस्टोस्टेरोन, अग्रेसिव इंटेलेक्चुअलिज्म। जब आंध्र प्रदेश स्टेट की डिमांड चल रही थी तो पोट्टी श्रीरामुलु 56th डे पे मरे थे। उनकी बात अलग थी, आज वो बात नहीं है। तो 25 दिन, 26 दिन, 30 दिन बहुत होते हैं बुखार ना। सो इन केस हो सकता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट बन जाए कि यार बीच बचाव का रास्ता, कि आप कुछ ऐसा एनटीए में सुधार कर दो, या फिर कोई एक ऐसी संस्था बना दो जो ओवरटेक करे चीजों को, एग्जामिनेशन प्रोसेस को देखे, या फिर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए जाए, या फिर कुछ कह दे कि हम संसद में डिस्कशन करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देंगे। ऐसा कुछ बीच बचाव का रास्ता करके फास्ट तुड़वा दिया जाए, क्योंकि यह भी प्रॉब्लम में है। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए, जो कि प्राइमरी डिमांड है। दोनों से ही कुछ नहीं होना। अब धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लोगे, हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल है जब एक जाता है तो दूसरा उससे वर्ष आता है। जैसे इस्तीफा ले लिया, 15 दिन में सारा प्रोटेस्ट खत्म, और 15 दिन बाद आपको समझ में आएगा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह मनोज तिवारी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दी, तो क्या करोगे उसका यार? रिंकिया के पापा क्या करेंगे? या फिर रवि किशन को बुला लिया, वो तो पहले ही बोल के गया था कि मैं तो नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूं, क्या पता यही नेशनल ड्यूटी हो। फिर कहां जाओगे? कुछ नहीं होना।
2 साल में आप सब चीजें भूल जाओगे। 2029 के इलेक्शंस आएंगे, आपको फिर हिंदू खतरे में लगेगा और आप फिर उसी जगह बटन दबा दोगे और फिर 5 साल तक रोते रहोगे। ये स्पोरेडिक चीज नहीं चाहिए। परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट क्या है? आज आप कह रहे हो पुलिस ने ब्रुटैलिटी की। अरे पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसने जो ऑर्डर दिए वो पुलिस को फॉलो करने पड़ेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी टूट जाएगी, टोटल केओस हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तो आपकी थी ना, आप क्या करो, आपके पास सॉल्यूशन क्या? आप जाओ वोट दो, सरकार को हटा दो, दैट्स इट। यही तो रास्ता है, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। 2029 में आप फिर वो अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में खुद टाइट मत हो जाना। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में खुद मत निपट जाना। तो परपेचुअल पीस क्या है? इस चीज को दबा के रखो अंदर, और जब वोट देने की बारी है ना, चूज ए पार्टी विच इज कंस्ट्रक्टिव, लिबर्टेरियन rather than conservative, exclusivist. No, this is the permanent solution. पुलिस को मत बोलो यार, उनका मैंडेट है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो करने ही पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।